हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पटवारी एग्जाम में जो अकाउंट्स आती है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे बच्चे, पटवारी में अकाउंट्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप में से कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा होगा, कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा होगा। ठीक है, तो जो तो कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है उसने तो पहले अकाउंट्स पढ़ी हुई है, पर जो एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है जिसने नहीं अकाउंट्स पढ़ी हुई, ठीक है, मैं आपको आज अकाउंट्स ऐसे स्टार्ट करवाऊंगी कि बिल्कुल बेस से, ये सोच के कि जिसने पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई। ठीक है, ताकि जिसने पढ़ी हुई है उसके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और डेप्थ में स्टडी हो जाएगी, और जिसने नहीं पढ़ी हुई उसको अकाउंट्स समझ आ जाएगी। सो फर्स्ट क्लास में हम बहुत बेस कवर करेंगे। ठीक है, आपको मैं पहले कुछ बेसिक, क्योंकि ये आप एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, तो पहले मैं आपको इसके कुछ टर्म्स के साथ फेमिलियर कराऊंगी कि अकाउंटिंग होता क्या है, इसका यूज क्या है, अकाउंटिंग आई कैसे, फिर हम अकाउंटिंग में कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सारा कुछ क्या होता है और अकाउंटिंग में कैसे पूरा सिस्टम चलता है, हम सारा डिटेल में समझेंगे वन बाय वन। ठीक है, और साथ ही साथ हम एमसीक्यू भी प्रैक्टिस किया करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आप कंसेप्ट समझते जा रहे हो वो आप एमसीक्यू के फॉर्म में उसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, आज की क्लास में बहुत बेसिक रखूंगी कि ताकि आपको, क्योंकि आज आप पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं जो, तो उनको पता चल जाए कि अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है, इसका यूज क्या है। अकाउंट्स वर्ड्स तो सबने सुना होगा लाइफ में। तो हम अब आज से अपने अकाउंटिंग की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो अकाउंटिंग में आते हैं और जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चे, अकाउंटिंग होती क्या है, इसका यूज क्या है। देखो, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता गया, कंपनीज बड़ी होती गई, ठीक है, कोई भी पर्सन बिजनेस क्यों करता है, ठीक है, इसीलिए करता है ना कि ताकि वो अर्न करे, और वो अर्न कर रहा है या नहीं उसका रिकॉर्ड उसको कहाँ से पता चलेगा कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, कितना लॉस हो रहा है, कहाँ पे उसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कहाँ पे उसके खर्चे हो रहे हैं, कहाँ से उसको इनकम आ रही है। ये सारा कुछ जो हमें जहां से पता चलता है ना, या जो सिस्टम है इसको मेंटेन करने का, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप स्टार्ट करते हो कि पहले यही आइडेंटिफाई करना कि ये ट्रांजैक्शन मुझे रिकॉर्ड करनी है कि नहीं। क्योंकि मैं जो अभी बोलने जा रही हूँ उसको ध्यान से समझना। अकाउंटिंग में बच्चे हम सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करते हैं, मतलब ऐसी ट्रांजैक्शंस जो मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड हो सकती है। जो ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिनकी मॉनेटरी फॉर्म नहीं है, जैसे आज आपने कोई बिजनेस मीटिंग रखी, बिजनेस मीटिंग कैंसिल होगी, अब ये कोई ऐसी ट्रांजैक्शन थोड़ी है जिसको मैं मनी की फॉर्म में लिख सकती हूँ। सो हम अपने अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ही लिखते हैं। सो उनको आइडेंटिफाई करने से लेके उनको मेजर करना, फिर उनको रिकॉर्ड करना, फिर उनको क्लासिफाई करना कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी। जैसे आज मैंने बिजनेस में, सपोज करो आज मैंने कुछ एक्सपेंसेस भी किए हैं और मुझे कुछ इनकम भी आई है, अब मैं सारी की सारी इकट्ठी तो रिकॉर्ड नहीं कर दूंगी ना। एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस वाली जगह पे लिखूंगी, इनकम को मैं इनकम वाली जगह पे लिखूंगी। ठीक है, तो मैं क्लासिफाई करती हूँ, समरी बनाती हूँ, एनालाइज करती हूँ, फिर अपने रिजल्ट्स को हम इंटरप्रेट करते हैं और फिर कम्युनिकेट करते हैं उन लोगों को जो उस अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज करके आगे क्या लेते हैं, डिसीजंस। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग से एक तो कंपनी वालों को, बिजनेस वालों को खुद फायदा होता है कि उनको पता चल जाता है कि उनके बिजनेस ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं। प्लस अगर आपने बैंक से लोन अप्लाई करना हो तो बैंक भी बच्चे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखता है, वो देखता है कि कंपनी कैसे काम कर रही है, उनके ऊपर कोई ज्यादा कोई लोन वगैरह तो नहीं है कि वो हमारा इंटरेस्ट और लोन पे बैक कर पाएंगे या नहीं। जिन लोगों ने आपकी कंपनी ने इन्वेस्ट करना होता है वो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही उठा के देखते हैं। ठीक है, सो अकाउंटिंग का बिजनेस और कंपनी में बहुत बड़ा रोल है। आप भी तो अपनी नॉर्मल लाइफ में अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हो, सब अपने, है ना,
एक लगा नहीं लेते, सब अपनी डायरी लगा लेते हैं, मेरा इस महीने इतने पेट्रोल का खर्चा हुआ, तो बेसिकली आप भी अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रहे हो, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाता है कि मेरी इतनी सैलरी है या इतनी पॉकेट मनी है, इतना एक्सपेंस करके मैं इतना बचा रहा हूँ। वो जो आप पैसे बचा रहे हो उसको आप प्रॉफिट तो नहीं बोलोगे, क्योंकि प्रॉफिट तो होता है जब आप बिजनेस करते हो कोई, या कोई आपने कोई चीज को परचेज करके सेल करा है, जिस चीज का आपका बिजनेस है, जो अमाउंट आपको बचती है वो प्रॉफिट है। बट नॉर्मल लाइफ में जो हम अकाउंट्स करते हैं उससे एटलीस्ट आपको इतना पता चल जाता है कि वेदर आपकी सैलरी, आपकी पॉकेट मनी, आपकी एक्सपेंसेस को मीट कर सकती है या नहीं, कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होंगे, ठीक है। तो हम इसको जब अकाउंटिंग के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटिंग क्यों हम करते हैं कि एक जो बिजनेस होता है, ठीक है बच्चे, उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि मैं जो काम कर रहा हूं मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो वो डिसीजन ले पाएगा ना अपने आप को ग्रो करने का, या उसको बंद ही करना है अगर वो नहीं मीट कर पा रहा अपने सारे एक्सपेंसेस। सो जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है वो तो बच्चे सबको ही चाहिए होती है, ठीक है, चाहे आप इंटरनल लगा लो, जो लोग ओनर्स हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं उनको, और एक्सटर्नल वाले लोगों को भी, ठीक है, बैंक हो गए या जो इन्वेस्टर्स हो गए जिन्होंने आपको लोन वगैरह देना है। सो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों यूज के लिए अकाउंटिंग हमारे क्या आती है, काम, क्योंकि इसमें हम सिस्टमैटिक वे में अपने रिजल्ट्स को लिखते हैं कि मेरे इतने एक्सपेंसेस हुए थे, इतनी इनकम हुई है, यहां से मैंने एक कोई एसेट खरीदा अपने लिए, चलो अब मैंने वर्ड यूज किया एसेट, ठीक है। एसेट क्या होता है बच्चे, एक कंपनी के लिए, आपने वैसे नॉर्मल लाइफ में भी वर्ड एसेट सुना होगा, जो एक कंपनी की खुद की कोई चीज होती है ना, पोजेशन होता है कि ये मेरा एसेट है, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे ही हमारा एसेट है, मतलब जो आपकी खुद की कमाई हुई चीज, जो आपकी चीज होती है, ठीक है, जो आपके लिए एक हेल्पफुल चीज काम आएगी, जिसको यूज करके आप आगे पैसे कमा पाओगे, वो आपका क्या होता है, एसेट, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमें अकाउंटिंग बता देता है कि मेरे इस पर्टिकुलर ईयर में मेरा कितना खर्चा हुआ है, कितना है, और मेरा कितना प्रॉफिट और लॉस है। सो ये होती है हमारी बेसिक अकाउंटिंग की होता क्या है। अब हम अकाउंटिंग करते क्यों है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ये जिन जिन चीजों पे मैं स्ट्रेस दे रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बड़ा बेस चेक करते हैं आपका, क्योंकि बच्चे कोई भी चीज इजी और डिफिकल्ट नहीं होती। डिफिकल्ट कोई चीज हमें तब लगती है जब तक हमने वो पढ़ी नहीं होती, जब हमने कोई चीज पढ़ी ही नहीं तो वो डिफिकल्ट तो हमें लगनी है। तो डिफिकल्ट से इजी से की जर्नी जो करनी होती है ना, वो कैसे करनी होती है, उस चीज को पढ़ के और समझ के, ठीक है। तो मैं बहुत बेस चीजों पे भी आपको बताऊंगी, क्योंकि लाइफ में हमेशा हमें जो चीजें फंसाती है ना, वो यही फंसाती है कि बंदे को बेसिक नॉलेज ही नहीं है। बेस आपका जितना स्ट्रांग होगा, आपको ऊपर वाली उसकी जो टफ टफ चीजें होती है वो अपने आप समझ आ जाएंगी, ठीक है। सो हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नंबर 1 कि एक तो मेरे कंपनी का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो जाएगा हर साल का, कि मैंने इस साल इतना एक्सपेंस किया था, इस साल मुझे इतनी इनकम आई थी। सेकंड, मुझे अपने कंपनी का प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा कि कितना है, जिसकी वजह से मुझे मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगी कि अच्छी जा रही है मेरी कंपनी की, बुरी जा रही है। बड़ी से बड़ी कंपनी, एक छोटे से छोटी शॉप का ओनर भी बच्चे अकाउंटिंग करता है, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो ये जाने कि उनकी पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। और इसमें मैंने जो आपको पहले भी बताया था, हम इसमें बच्चे सिर्फ इकोनॉमिक इवेंट्स ही रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे इवेंट्स, ठीक है, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जिसको आप मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड करके लिख सकते हो। सो हम इसमें इकोनॉमिक इवेंट्स को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। अब देखो, ये जो अकाउंटिंग होता है ना, ये अकाउंटिंग कोई एक चीज नहीं है बच्चे, इसकी भी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। एक पेड़ होता है ना, जैसे पेड़ लगा लो, अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग के भी आगे टाइप्स होती हैं, इसकी भी आगे ब्रांचेस होती हैं। आपको पटवारी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में, वो है रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि ये जो है ना, इसके डिफरेंट ब्रांचेस, जिनके मैं अभी नाम बोलने जा रही हूँ आपको। एक ब्रांच इसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एक ब्रांच इसकी कॉस्ट अकाउंटिंग है,
एक ब्रांच जिसकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये कुछ एग्जाम्पल है कुछ ब्रांचेस के, और भी होती हैं ब्रांचेस, ठीक है। ये सारी आप लगा लो टाइप्स ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम है जो एक बेसिक कंपनी वाले करते हैं अपने कंपनी का प्रॉफिट और लॉस वाली पोजीशन देखने के लिए, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। और वही कंपनी बच्चे जब अपने कॉस्ट से रिलेटेड डेटा को मेंटेन करके रखती है कि मैंने इस साल इतना किया, मतलब सिर्फ जिसमें मेरा टारगेट कॉस्ट का डेटा ही रिकॉर्ड करना होता है, वो मेरी क्या बन जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब एक ही कंपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी करती है, ठीक है। और वो अकाउंटिंग की टूल्स जिसको यूज करके एक मैनेजर डिसीजन लेता है, ठीक है, या जो आगे जाके हमें बड़े बड़े डिसीजंस और छोटे छोटे डिसीजंस लेने में जो हेल्प आता है, वो वाली अकाउंटिंग की ब्रांच को हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मुझे अपने कंपनी की प्रॉफिट और लॉस की पोजीशन नहीं पता चलेगी, वो तो क्योंकि मुझे किससे पता चलेगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। कॉस्ट वाली इंफॉर्मेशन किससे पता चलेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग की उससे। बट जो मुझे मैनेजमेंट के लेवल पे डिसीजन लेने हैं कि मुझे फर्दर अपनी कंपनी आगे बढ़ानी चाहिए कि नहीं, है ना, कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, वो सारे डिसीजंस मुझे किससे मिल पाएंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, ठीक है। बट आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप मेरे साथ पढ़ोगे, हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही डिटेल में। सो आजकल के मॉडर्न टाइम में कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम एक पूरे अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रख रहे हैं ताकि लोगों को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके और हमें भी इंफॉर्मेशन मिल सके कि हम कैसा वर्क कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग, ठीक है। सो अकाउंटिंग इज, मैं रिपीट कर रही हूं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना अपनी मनी वाली ट्रांसैक्शंस का, ताकि आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिट और लॉस वाली पोजीशन के बारे में क्या पता चल जाए कि आप कहां पे स्टैंड करते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम ये अकाउंटिंग करते हैं। अब अकाउंटिंग कौन करता है, जो अकाउंटिंग का सारा डेटा मेंटेन करके रखता है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट। सो एक अकाउंटेंट वही पर्सन बन सकता है जिसको पूरी नॉलेज होगी। बच्चे आज ना हम सिर्फ बेस ही कवर कर रहे हैं, स्लोली मैं आपको एक एक कंसेप्ट के ऊपर लेके जाऊंगी। जर्नल क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बट वो तो आपको तभी समझ आएंगे ना, पहले आपको अकाउंटिंग समझ आएगी। जैसे एक छोटे से एलकेजी बच्चे को पहले ABC सिखाई जाती है ना, फिर वर्ड सिखाए जाते हैं, फिर सेंटेंसेस सिखाए जाते हैं, फिर हम लेसन्स पे आ जाते हैं, फिर हम बुक्स के पूरे नॉवेल्स पे आ जाते हैं। तो ऐसी आज आपकी ABC है अकाउंटिंग की, कि आप ABC ऑफ अकाउंटिंग समझ रहे हो कि होता क्या है। सो मैं यहाँ पे थी कि जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करता है उसको पर्सन को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट को बच्चे स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड की। अगर उसी को ही नहीं पता होगा कि इस ट्रांजैक्शन का क्या करना है, ये चीज मेरी एसेट है या एक्सपेंस है या कोई इनकम है, तो वो कैसे परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। सो मैं ना आपके साथ डेली कुछ अकाउंटिंग टर्म्स भी डिस्कस किया करूंगी। मतलब आप लगा लो कि वो लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं अकाउंट्स के जो हम बार बार यूज करेंगे, तो अगर आपको उन वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। सो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं। नंबर 1, बिजनेस एंटिटी। जो आपका बिजनेस है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंपनी है एक्स लिमिटेड कंपनी या आपकी एक्स नाम की शॉप है, उसको आप बिजनेस एंटिटी बोलोगे। जो आप वहां पे ट्रांसैक्शंस करते हो वो ट्रांसैक्शंस होता है। जैसे आपने कोई गुड्स खरीदे आगे बेचने के लिए, आप आज सेलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी ट्रांसैक्शंस हम करते हैं ना बच्चे, गुड्स खरीदना, इवन अगर मैं कोई अपने वर्कर्स को सैलरी दे रही हूँ, ये सारी मेरी ट्रांसैक्शंस है। परचेजेस तो बच्चे सबको ही पता होगा, चाहे कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का भी बच्चा है जिसने कभी अकाउंट नहीं पढ़ी होती। परचेजेस बच्चे बोलते हैं कि जिस चीज का आपका बिजनेस है ना, जैसे मेरा टीवी का बिजनेस है, मेरी टीवी की एक शॉप है, तो जब मैं टीवी खरीद रही हूँ ना आगे किसी होलसेलर से या डीलर से आगे बेचने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, परचेजेस।
सो गुड्स को खरीदना, जिस चीज का आपका बिजनेस होता है उसको कहते हैं परचेजेस, और जब आप उसको सेल कर देते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, सेल्स। ये चारों टर्म्स आगे समझ सबको। अब हम जाते हैं आगे, ठीक है। ये दो बच्चे सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स हैं और इनको ध्यान से समझना, जो अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम बहुत यूज करते हैं। डेटर्स क्या होते हैं और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ठीक है बच्चे। मैं सपोज अगर एक पर्सन हूं, मैंने किसी को गुड सेल करे उधार पे, ठीक है। मैं एक्स एक पर्सन हूं, वाई पर्सन मेरे पास आया कि मुझे एक टीवी दे दे, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं 10 दिन बाद तुझे पैसे दे दूंगा, ठीक है। मेरे लिए, मैंने वाई से पैसे लेने हैं ना, मेरे लिए वाई क्या होएगा, डेटर, ठीक है। जिससे हमने पैसे लेने होते हैं वो पर्सन मेरे लिए क्या होता है, डेटर। और जिसके पैसे हमने देने होते हैं वो पर्सन मेरे लिए क्या होता है, क्रेडिटर। जैसे मेरे लिए वाई डेटर था ना, क्योंकि मैंने उससे पैसे लेने थे। वाई के लिए मैं क्या होऊंगी, उसने मेरे पैसे देने हैं ना, तो वाई के लिए एक्स क्या होएगा, क्रेडिटर, ठीक है। सो मतलब मेरे लिए वाई डेटर है क्योंकि मैंने उससे पैसे लेने हैं। वाई के लिए एक्स क्या होएगा, क्रेडिटर, क्योंकि उसने उसके पैसे देने हैं। सो डेटर और क्रेडिटर वर्ड ये होता है, ये आप लाइफ में बहुत बार सुनोगे वर्ड अकाउंट्स में। जिससे पैसे लेने हैं वो बंदा आपके लिए क्या है, डेटर। जिसके पैसे देने हैं वो बंदा आपके लिए क्या है, क्रेडिटर, ठीक है। सो ये होता है हमारा कुछ अकाउंटिंग टर्म्स, और भी मैं बहुत सारी डिस्कस करूंगी। अब मैं बच्चे आपको एक चीज बताने वाली हूँ जिसको ध्यान से समझना। बच्चे अकाउंटिंग से भी पहले एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। आप लगा लो अकाउंटिंग की जो स्टार्टिंग होती है वो बुक कीपिंग से होती है। बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग आता है, ठीक है। बुक कीपिंग ना अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है, क्योंकि बुक कीपिंग का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का। बट उन ट्रांजैक्शंस का आगे क्या करना है, किस हेडिंग में डालना है, कैसे मैं उसको यूज करके प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रही हूँ, वो अकाउंटिंग होता है। बट सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करके रख लेना वो मेरा क्या होता है, बुक कीपिंग, ठीक है। जैसे हर कंपनी में ना हम एक बुक बच्चे मेंटेन करके रखते हैं। आज अगर मेरी 10 ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो एक नॉर्मल बिजनेसमैन भी ना डायरी में रिकॉर्ड करता जाता है, आज मैंने यहाँ पैसे दिए हैं, आज मैंने वहां किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। वो जो वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रहा है ना, उसको हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। मैं आपको एक वर्ड भी बताऊंगी आने वाली क्लासेस में कि वो जो सबसे पहली बुक जहां पे हम अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, जर्नल। जर्नल बच्चे पहला स्टेप होता है अकाउंटिंग का। जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम अपनी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पे रिकॉर्ड करके लिख लेते हैं। फिर बाद में उसका क्या करना है हम वो वहां करते हैं, वो आप आने वाली क्लासेस में समझोगे। बट जो सबसे पहला होता है बुक जिसमें हम अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने क्या वर्ड बोला, जर्नल, JOURNAL। तो ये जर्नल में जो मैं अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके लिख रही हूं इस बुक में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग, ठीक है। सो बुक कीपिंग एक सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस ही है, इससे आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि मुझे, देखिए आपने भी अगर बच्चे, मैं अगर अपने हर महीने के हर डे पे एक्सपेंस लिखी जा रही हूँ, आज मैंने पेट्रोल इतने का डलवाया, कल मैंने ये इतने का मैंने खाने का सामान खरीदा, उसका कोई यूज है जब तक मैं टोटल नहीं करूंगी एंड में कि इतना मेरा टोटल खर्चा हुआ, इतने मेरे पास पैसे आए थे, इतने बच रहे हैं या इतने कम हो रहे हैं। ये जो बाद वाली चीजें होती हैं कि हम देखते हैं कि उसका मेरे लिए क्या यूज है, वो होती है अकाउंटिंग। बट रिकॉर्ड करना पहला स्टेप, उसको हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है ना MCQ, वो कई बार वो आपको डायरेक्ट नहीं देते, बड़ा कंफ्यूज करने के लिए देते हैं कि वो पूछ लेंगे अकाउंटिंग क्या होता है और नीचे आपको ऑप्शन बुक कीपिंग वाले भी दे देंगे। तो अगर आपको कभी आए ना सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, वो होता है बुक कीपिंग में।
बट आगे जो हम एनालिसिस करते हैं, स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाती हूँ, बैलेंस शीट बनाती हूँ, ठीक है, ये सारी मैं डिटेल में वर्ड्स बताऊंगी क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें होती है अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में नहीं होती। बुक कीपिंग में हम सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। सो मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या बताया कि अकाउंटिंग की थोड़ी सी टर्म्स डिस्कस करी आपके साथ, और मैंने आपको बताया बुक कीपिंग क्या होता है, ठीक है। आज हम बड़ा बेस कवर कर रहे हैं, आज की क्लास हम लेंथी भी नहीं रखेंगे, क्योंकि बेस पहले आप जितना क्लैरिटी से समझोगे उतना ही आपको अच्छे से समझ आएगा। और आज हम क्वेश्चन भी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। आज की ही क्लास में मैं आपको अराउंड 10 क्वेश्चंस करा दूंगी, उसी में से जो हमने आज पढ़ा है। तो आपने दिमाग में बड़ी क्लैरिटी से कंसेप्ट बिठाने, ठीक है। सो जो अकाउंटिंग होती है ना बच्चे, वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारे एडवांटेजेस होते हैं। देखो, एक जो कंपनी है, हर तरह की कंपनी, इवन इंडिविजुअल बंदा भी, हम या आप जैसे लोग भी टैक्स पे करते हैं ना। हम जो पे करते हैं वो इनकम टैक्स होता है, कि हम जो कमा रहे हैं साल में हम उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं। ऐसे बच्चे कंपनीज भी तो टैक्स पे करती हैं। तो कंपनीज ने देखने के लिए ना कि उनको कितना टैक्स पे करना है या कितना नहीं, उसके लिए उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनानी ही पड़ेंगी, ठीक है। सो टैक्स को डिटरमिन करने के लिए कि कितना टैक्स है या कितना नहीं, अकाउंटिंग हमारे लिए एक एविडेंस की तरह काम करता है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आपका एविडेंस होती हैं, रिलायबल एविडेंस, जिसपे आप डिपेंड कर सकते हो। प्रूफ एक तरीके से आपके लिए, कि जिसको आप प्रूफ की तरह लेके आप फिर उसके ऊपर बता सकते हो कि देखो मेरा तो इतना टैक्स बनता है क्योंकि मेरे साल की कमाई इतनी है। आप अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बता दोगे, ठीक है। तो वो जो टैक्स डिपार्टमेंट वाले होते हैं ना, गवर्नमेंट वाले, वो आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को देख के ही कैलकुलेट करते हैं कि आपने जितना टैक्स पे किया आपका उतना ही बनता है कि नहीं। दूसरी चीज बच्चे, जो अकाउंटिंग है ना, अगर उसके फायदे हैं तो बच्चे उसके नुकसान भी है। जैसे ये ना पर्सनल जजमेंट से बड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है। अब जैसे मैं एक अकाउंटेंट हूँ, आप सबको पता है बिजनेस अपना टैक्स बचाने के लिए हर तरीका यूज करते हैं, लीगल भी और इलीगल भी, ठीक है। किस खर्चे को कहाँ पे डालना है मुझे, किस एक्सपेंस को कहाँ शो करना है, किस इनकम को मुझे कहाँ कितनी शो करना है, ये कर सकते हैं ना। तो पर्सनल हमारी जो जजमेंट्स है ना, जिसके लिए हम वर्ड बायस्डनेस भी यूज कर सकते हैं, वो भी हमारी अकाउंटिंग में आ सकती है, ठीक है। क्योंकि हर एक पर्सन का अपना तरीका होगा, रूल तो उसको वही फॉलो करने हैं रिकॉर्ड करने के, कि एक्सपेंस जहां रिकॉर्ड करना होता है वही रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। रूल्स तो उनको वही फॉलो करने हैं, बट किस चीज को कैसे मोल्ड करना है अपने हिसाब से, तो पर्सनल जजमेंट्स इसमें आ सकती हैं, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन है। प्लस इसमें हम नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन तो रिकॉर्ड कर ही नहीं रहे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि इसमें हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मनी की फॉर्म में। बट कई बारी क्या होता है, कंपनी में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस भी हुई होती हैं कि जिसको हम पैसे में तो नहीं लिख सकते, बट मेरे कंपनी के लिए वो इम्पोर्टेंट जरूर होती हैं। जैसे मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला आज, चाहे पैसे नहीं मिले पर कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो काफी ऐसे कई बारी चीजें होती हैं जो चाहे नॉन मॉनेटरी नेचर की होती हैं बट इम्पोर्टेंट होती हैं हमारे लिए। बट अकाउंटिंग में बच्चे उन इंफॉर्मेशन की कोई भी जगह नहीं है, आपको वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जिसको आप किस फॉर्म में रिकॉर्ड करके लिख सकते हो, मनी की फॉर्म में, ठीक है। सो अकाउंटिंग के अगर फायदे हैं तो अकाउंटिंग के नुकसान भी हैं। जैसे एक फायदा हो गया, हमें टैक्स कितना है, कितना बनता है या कितना नहीं, उसके एविडेंस की तरह ये एक्ट करता है, ठीक है। प्लस आपको आपके प्रॉफिट और लॉस की पोजीशन के बारे में पता चल जाता है। सो काफी ऐसे बेनिफिट्स हैं, उसी के साथ हमारे काफी नुकसान भी है अकाउंटिंग के। अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपकी उस साल क्या पोजीशन रहने वाली है। अब मैं साल क्यों कह रही हूँ,
अब बच्चे कोई भी जो कंपनी होती है ना, वो अपनी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स मेंटेन करती है वो ईयरली बेसिस पे करती है। ठीक है, आप सबको पता है ना, हमारे इंडिया में जो अकाउंटिंग का जो फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है वो स्टार्ट कौन सी डेट से होता है? 1 अप्रैल से, और खत्म कब होता है? 31 मार्च पे। तो हर एक कंपनी 31 मार्च को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनल बनाती है कि इस साल मैंने कितना प्रॉफिट अर्न करा, ठीक है, कितने मेरे एसेट्स थे, ठीक है। जैसे एसेट्स आपकी अपनी चीज होती है ना, जो आपकी मेन है, जिसको यूज करके आप कमाई करते हो। ऐसे जो बच्चे हमारे जो हमने लोगों का पैसा देना होता है, लोन देना है मुझे किसी का, वो हमारे लिए क्या होती है? हमारी लाइबिलिटीज। अब मैंने वर्ड क्या यूज किया? लाइबिलिटीज। जैसे एसेट्स होते हैं ना जो मेरे लिए अच्छे होते हैं, ऐसी होती है लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज का मतलब होता है कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन, कोई भी ऐसी देनदारी, जो भी पैसा आपने किसी को देना, ठीक है, वो आपकी लाइफ। जैसे बैंक से आज आपने लोन लिया तो वो लोन आपकी क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी। ठीक है, बट आज आपने अपने कंपनी के लिए मशीन खरीदी, वो मशीन आपके लिए क्या होएगा? एसेट। ठीक है, तो एसेट और लाइबिलिटी का आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो अब हम आते हैं अकाउंटिंग टर्म्स ऑफ द डे पे। अब मैं आपको कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो अकाउंट्स में वर्ड यूज होता है, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? ठीक है बच्चे, वो पैसा, वो अमाउंट जो एक ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ये जो टर्म्स है ना, ये ध्यान से समझना, क्योंकि जब हम आगे टॉपिक्स पे शिफ्ट होते जाएंगे तब ये टर्म्स यूज आएंगी, फिर आपको लगेगा ये होता क्या है। तो फिर मैं आपको ना रोज ही आपके साथ 5, 6 या 9, 10 टर्म्स डिस्कस किया करूंगी, ताकि आपको अकाउंटिंग की लैंग्वेज समझ आ जाए। सो कैपिटल क्या होता है? वो अमाउंट जो एक ओनर ने इन्वेस्ट करी है अपने बिजनेस में। अब बच्चे, ड्राइंग भी इसमें एक वर्ड होता है अकाउंट्स में। ड्राइंग वो ड्राइंग नहीं होता जो आप छोटे होते अपने स्कूल में करते थे। ठीक है, ड्राइंग क्या होता है अकाउंट्स में बच्चे? अकाउंट्स में ना बच्चे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मानी जाती है। सपोज अगर मैं एक पर्सन हूं एक्स, मेरी एक छोटी सी शॉप है, एक करियाना की शॉप है मेरी। ठीक है, मैंने चाहे अपना ही पैसा लगाया इसमें, और जो कमाई हो रही है वो मेरी ही है, बट बच्चे मेरे पर्सनल जो एक्सपेंसेस होते हैं और जो मेरी शॉप के एक्सपेंसेस हैं, उनको हमेशा अलग रखना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने बिजनेस के पैसों से पैसा निकाला है ना, चाहे वो है मेरा अपना ही, पर उसको आपने रिकॉर्ड जरूर करना है अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस में, क्योंकि अगर मैंने 10,000 रुपए निकाल लिए तो फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको उस 10,000 का हिसाब ही नहीं समझ आएगा कि मेरे कहाँ चले गए। अकाउंटिंग कहती है कि अगर आपने अपना कोई पर्सनल एक्सपेंस किया है ना, चाहे पैसे निकाले हैं या चाहे गुड्स आपने निकाल लिए अपने बिजनेस से, जैसे आपकी बिजनेस की कार खड़ी थी या आपके बिजनेस का कंप्यूटर पड़ा था, उसको आपने अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले आए, तो जब हम कोई कैश या गुड्स अपने बिजनेस के अपने पर्सनल यूज के लिए ले आते हैं, उसको यूज करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। ठीक है, तो ये ड्राइंग वो वाला ड्राइंग नहीं होता। तो कोई भी कैश या कोई भी गुड्स जो एक ओनर अपने बिजनेस में से निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है और आगे वर्ड क्या लिख देता है? ड्राइंग। ठीक है, लाइबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया था अभी। एक बिजनेस की जो ऑब्लिगेशंस होती है, ऑब्लिगेशंस होता है जो आपने किसी के पैसे देने हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है? लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी से ही वर्ड बना है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्यों बच्चे? एक हमने अपने अंदर वाले लोगों का पैसा देना होता है, जैसे मेरे कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, मैंने उनको सैलरीज वगैरह देनी है ना, जो मेरे एक्सपेंसेस हैं। सो जो बाहर के लोगों को हमने पैसा देना होता है, वो मेरा क्या बन जाता है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक ऐसा पैसा विच यू ओ टू आउटसाइडर्स, मतलब जो आपने बाहर वालों का पैसा देना है, वो आपके लिए क्या होती है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, सो कैपिटल होता है जो एक ओनर ने पैसा लगाया अपने बिजनेस में। ड्राइंग होता है अगर एक ओनर कैश या
कोई भी गुड आइटम अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लेता है। लाइबिलिटी होती है जो भी हमारी ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो हमें खर्चे उठाने अपने, जो पैसे देने हैं किसी को मैंने। एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है जो बाहर वालों का पैसा देना है मुझे, ठीक है। और जिस चीज का आपका बिजनेस है उसके सेल करके आपको जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। या अगर आपका सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस है, आपका सैलून है, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है। आपकी एक आर्किटेक्ट फर्म है, तो भी आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या जो गुड्स आप सेल कर रहे हो ना, उसको सेल करके जो आपका पैसा आता है वो क्या होता है, रेवेन्यू। याद रखना, रेवेन्यू उसी पैसे को कहते हैं जो उस चीज का आपका बिजनेस है उसको सेल करके जो आपका पैसा आता है, ठीक है। अब एक अकाउंट्स में बहुत वर्ड यूज होता है स्टॉक। स्टॉक होता है बच्चे जिसको हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, INVENTORY। बच्चे जिस चीज का आपका बिजनेस होता है ना, स्टॉक वर्ड तो आपने सबने सुना होगा कि कितना स्टॉक है तेरी कंपनी में। तो जो गुड्स आपके पास होते हैं सेल करने के लिए, ठीक है, और जो आपके एंड में बच जाते हैं, गुड्स इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब जो साल के एंड तक आपके पास जो गुड्स बच जाते हैं सेल करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक। अब जो बच्चे मेरा स्टॉक होता है ना, वो 3 तरीके का होता है। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, और एक होता है फिनिश गुड्स, ठीक है। बच्चे कई लोग क्या होते हैं जिनका बिजनेस ही फिनिश गुड्स में डील करने का होता है। फिनिश गुड्स होता है बिल्कुल तैयार गुड्स विच आर रेडी फॉर सेल। तो अगर मेरा उस चीज का बिजनेस है तो मैं फिनिश गुड्स खरीद के फिनिश गुड्स ही आगे क्या कर रही हूँ, सेल। बट बच्चे कई लोगों का बिजनेस ऐसा होता है जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जो उसको फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ठीक है, तो जब रॉ मटेरियल होता है वो मतलब कच्चा गुड, मतलब जिसको अभी आपने कन्वर्ट करके फिर आपने आगे बनाना है। जैसे मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मैंने लकड़ खरीदी, वो वुड मेरे लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। अब उसको मैं कन्वर्ट करके डाइनिंग टेबल बना रही हूँ, सोफा बना रही हूँ। जब सोफा बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा तो वो मेरा क्या बन जाएगा, फिनिश गुड्स। सेल हम फिनिश गुड्स करते हैं, बट कई लोगों का बिजनेस रॉ मटेरियल को सेल करने का भी है, क्योंकि जिससे मैंने गुड्स खरीदा होगा, जिससे मैंने वो लकड़ खरीदी होगी, वुड खरीदी होगी, उसका किस चीज का बिजनेस होएगा, किस चीज का होगा, रॉ मटेरियल का। वो रॉ मटेरियल सेल करता है, ठीक है। और जब बच्चे, जो मैं आपको ये अभी एग्जांपल समझाया था कि मैंने वुड खरीद के उसको सोफा बनाने लगी हूँ, जो बीच वाली पोजीशन होती है ना कि अभी गुड मेरा पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है, उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। अभी काम चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, बट अभी वो चीज पूरी बन के मेरी तैयार नहीं हुई है। तो सबको क्लियर हो गया होगा कि जो आपका स्टॉक होता है वो 3 तरीके का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका बिजनेस किस चीज में डील करता है, ठीक है। सो ये हमारी टर्म्स थी कुछ, कैपिटल, ड्रॉइंग, लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, रेवेन्यू और स्टॉक। अब बस 4 और टर्म्स कराती हूं मैं आज आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट तो सबको पता है कि क्या होता है। प्रॉफिट तो ऐसी चीज है जिसके लिए बंदा इतनी भागा दौड़ी कर रहा है, काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कंपनी कर रहा है, अपनी रन कर रहा है ना। देखो, एक कंपनी का होता है रेवेन्यू, जो उसकी कमाई है। एक होता है वो कमाई करने के लिए जो उसने एक्सपेंस किया है, दोनों को माइनस कर दो। अगर पॉजिटिव पैसा बच रहा है, रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंसेस से, तो ऑब्वियसली जो बचेगा वो आपका क्या होएगा, प्रॉफिट, ठीक है। बट अगर ऑपोजिट हो, कमाई आपकी 40,000 थी, खर्चा आपका 60,000 हो गया, आपके जो एक्सपेंसेस है वो एक्सेस में है, मतलब वो ज्यादा है आपके रेवेन्यू से, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा ना, माइनस करके 20,000। तो ये 20,000 का 20,000 का आपको क्या हो रहा है, लॉस। सो प्रॉफिट और लॉस समझ आ गया सबको कि जब रेवेन्यू ज्यादा होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंस से ज्यादा जब रेवेन्यू होता है वो प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू से ज्यादा जब एक्सपेंस होता है तो वो क्या होता है, लॉस, ठीक है।
तो होने ये नॉर्मल लाइफ में यूज होने वाले वर्ड है, बट अब आप उसको अकाउंटिंग के सेंस में समझ रहे हो। एंड नेक्स्ट हमारा होता है परचेजेस। सो बच्चे जिस चीज का बिजनेस है ना, उसको जब खरीदते हैं मटेरियल को, उसको हम परचेजेस कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। बच्चे मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है। मैंने आगे फर्नीचर खरीदा और आगे बेच दिया। ये जो मैंने किया ना, फर्नीचर खरीदा, क्योंकि मेरा बिजनेस ही फर्नीचर का है, इसको तो मैं परचेजेस बोलूंगी। बट अगर मैंने अपने उस बिजनेस के लिए कोई मशीनरी खरीदी है बच्चे, वो मेरा परचेजेस की अमाउंट के अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि परचेजेस में आप कहोगे खरीदा तो है ही है ना, परचेज ही होना चाहिए। क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में ऐसे ही यूज कर लेते हो, बट अगर उसको रिकॉर्ड भी वैसे ही करना होता तो कोई बंदा इतनी पढ़ाई पढ़ के अकाउंटेंट क्यों बनता फिर, है ना। तो बच्चे जो हम एसेट्स खरीदते हैं ना, वो परचेजेस के अंदर नहीं जाता अमाउंट कभी भी, उसको हम अलग जगह पे रिकॉर्ड करके रखते हैं, क्योंकि वो आपका एसेट है, वो आपने एसेट खरीदा है, वो परचेजेस की अमाउंट में नहीं जाएगा। परचेजेस की अमाउंट में वही वाले परचेजेस जाती हैं कि जिस चीज का आपका बिजनेस होता है, जब आप उससे रिलेटेड चीज खरीदते हो। मतलब मशीनरी भी आप बोलोगे कि उससे रिलेटेड है, मतलब जो डायरेक्टली जब वही चीज खरीदते हो। अगर मैंने उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल खरीदा है, फिनिश गुड्स खरीदा है, वो तो परचेजेस होगा। बट अगर मैंने उनको बनाने के लिए जो मशीनरी खरीदी है, वो मेरा परचेजेस के अंदर नहीं जाएगा, वो अलग जगह पे रिकॉर्ड होता है। वो आपको आने वाली क्लासेस में मैं बताऊंगी, ठीक है। और जिस चीज का आपका बिजनेस होता है, जब आप वो मर्केंडाइज, वो गुड्स को आप सेल कर देते हो, ठीक है। अब जो बिजनेस होता है ना, एक कंपनी होती है, वो बच्चे एक तो कैश पे सेल कर सकती है। 50,000 के गुड्स थे, कैश आपके पास आ गया। या आपको अगर नॉलेज होगी, आधे तरीके का बिजनेस जो होता है बच्चे, वो आजकल किस पे चलता है, क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे। आपने 50,000 के गुड्स सेल तो कर दिए बंदे को, बट उस पर्सन ने आपको अभी पैसे नहीं दिए, या अभी आधे पैसे दिए या पूरे नहीं दिए, वो आपको कुछ आने वाले टाइम पीरियड में देगा। तो जब आप अपने कस्टमर को चाहे कैश में चाहे क्रेडिट में बेचते हो, वो चीज, जिस चीज का आपका बिजनेस है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल, ठीक है। सो परचेज और सेल समझ आ गया सबको, ठीक है। तो ये हमारी थी कुछ अकाउंटिंग की टर्म्स जो मैंने आपके साथ क्या करी है, डिस्कस। अब आज के बेस के लिए सिर्फ इतने कंसेप्ट ही बहुत हैं। तो मैं क्विकली आपको रिवाइंड कराती हूँ। एक तो आज हमने ये टर्म्स पढ़ी जो अभी मैंने आपको बताई है, ये टर्म्स, कैपिटल, ड्रॉइंग, लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, रेवेन्यू क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, परचेजेस क्या होती हैं, सेल क्या होती है, ठीक है। एक तो हमने ये टर्म्स पढ़ी हैं, प्लस मैंने आपको अकाउंटिंग के बारे में बताया कि इसमें हम मेजर करके, आइडेंटिफाई करके जब चीज को लिखते हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ मनी वाली ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं। फिर मैंने ब्रांचेस के बारे में बताया, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया, बुक कीपिंग वर्ड के बारे में बताया। सो आज हम सिर्फ इस क्लास में इतना ही कवर करते हैं, ठीक है। चलो, अब हमने आज जितना पढ़ा है उसके बेस पे अब हम क्या सॉल्व करते हैं, एमसीक्यूज, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग का फायदा है सबसे बड़ा। अब मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, आपको दूसरे भी लगेंगे कई फायदे कि ये भी तो फायदा है। जब ऐसा होता है तो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पिक करना होता है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से अकाउंटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज कौन सा है। नंबर 1 वो कहते हैं कि क्या पर्सनल जजमेंट उसको जो इन्फ्लुएंस कर सकती है, कि लोग अपने तरीके से जैसे मर्जी रिकॉर्ड करके लिख सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। ये हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को रखने में हेल्प करता है। ये मेरे लिए एक रिलायबल एविडेंस की तरह काम आता है, और ये मेरे बिजनेस का परमानेंट रिकॉर्ड शो करता है। सो इनमें से सबसे बड़ा बिगेस्ट एडवांटेज कौन सा है। अब देखो, सबसे पहले वाला तो एडवांटेज है ही नहीं, ये तो लिमिटेशन है। कवर करवाई तो है आपको कि जब लोग अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से चीज को लेते हैं, वो तो लिमिटेशन होता है। तो हमें चूज करना है इन तीनों में से।
तो अगर आपने आज का लेक्चर ध्यान से सुना है बच्चे, सिस्टेमैटिक रिकॉर्ड को कीप करके रखना वो काम अकाउंटिंग का नहीं होता, वो तो काम किसका होता है? बुक कीपिंग का। जल्दबाजी में करने वाले बच्चे इसका आंसर क्या कर देंगे? बी, बट बी इसका आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है सी। ये हमें अकाउंटिंग एक रिलायबल एविडेंस की तरह काम आती है कि जिसको एविडेंस की तरह रख के हम फ्यूचर में अपना टैक्स पे करेंगे और जो मुझसे पूछ रहा है कि तेरे कितने एक्सपेंसेस है, कितने इनकम है, यही मेरे पास प्रूफ होगा। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है सी, फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, कि जो अकाउंटिंग का एडवांटेज नहीं है। नंबर 1, ये मेमोरी को रिप्लेस कर देता है कि अब हमें चीजें याद करके रखने की जरूरत नहीं है। इससे आप कंपैरेटिव स्टडी कर पाते हो, मतलब कंपेयर करके देख पाते हो कि पिछले साल से इस साल कितना इंप्रूव किया या दूसरी कंपनी से कितना इंप्रूव किया है। नंबर 3, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं एक ही चीज का, जो मैंने आपको ये बताया था पर्सनल जजमेंट वाला। क्योंकि आप ना पढ़ोगे अकाउंटिंग में ना बच्चे, एक ही चीज को करने के डिफरेंट तरीके हैं कि इसको मैं कैसे रिकॉर्ड करूं। अब हर बंदा अपने अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करेगा, तो इससे क्या होता है कि अगर हमने एक जैसा मेथड नहीं फॉलो करा तो हर बारी जब डिफरेंट मेथड फॉलो करा तो मैं उसको अच्छे से कंपेयर नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक लिमिटेशन होती है। और नेक्स्ट, ये आपके कंपनी की वैल्यू को नो करने में हेल्प करेगा कि कितनी वैल्यू है मेरे बिजनेस की। तो अगर आपने देखा होगा डी, ए और बी तीनों पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, सी ही एक नेगेटिव पॉइंट था कि इसमें हम अलग अलग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अलग अलग ट्रीटमेंट करना बच्चे हमेशा लिमिटेशन होती है, क्योंकि अगर किसी एक चीज को करने के डिफरेंट तरीके हैं ना, तो आप अच्छे से कंपेयर नहीं कर पाओगे और अकाउंटेंट को जो तरीका सबसे बेस्ट लगेगा अपने लिए करने का वो वही यूज करेगा, एडवांटेज उठाएगा उस चीज का। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कि दिस इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। सो पहले का आंसर भी सी था और दूसरे का आंसर भी हमारा क्या है? सी। सो अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? सो इन चारों में से अकाउंटिंग की लिमिटेशन कौन सी है? ये कि ये पर्सनल जजमेंट से क्या हो सकता है? इन्फ्लुएंस। बाकी हमारी लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि बाकी सारे हमें फायदा है हमारे लिए। और फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू बुक कीपिंग, कि बुक कीपिंग के बारे में इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट आपको सबसे करेक्ट लगती है? तो इसका आंसर क्या है? सी, कि बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन एन ऑर्डरली मैनर, मतलब ऑर्डर वाइज, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। आज की ट्रांजैक्शन आज की डेट पे होगी, कल वाली ट्रांजैक्शन कल की डेट पे होगी, क्योंकि ये समराइज करना, एनालाइज करना, ये बुक कीपिंग का काम नहीं है। ए ऑप्शन में जो लिखा है ना, ये किसका काम है? अकाउंटिंग का। ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना लेजर में। अब लेजर क्या होता है बच्चे? जब हम जर्नल बनाते हैं ना, जिसमें हम अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को एक बुक में लिखते हैं। अब जैसे मैंने जो बुक मेंटेन करी है उसमें मैं परचेज वाली ट्रांजैक्शन भी लिख रही हूँ, सेल्स वाली ट्रांजैक्शन भी लिख रही हूँ, रेवेन्यू वाली ट्रांजैक्शन भी लिख रही हूँ एक ही जगह पे, वो तो होता है जर्नल। बट जब मैं हर किसी के अलग अलग जगह पे अकाउंट बनाती हूँ, एसेट का अपना अकाउंट अलग कि उसमें सिर्फ एसेट ही लिखूंगी, ठीक है, तो वो जो हम करते हैं ना उन बुक्स को, उनको हम क्या कहते हैं? लेजर। ठीक है, तो लेजर में ट्रांजैक्शन को डालना वो अकाउंटिंग का काम होता है, बुक कीपिंग का नहीं होता। क्योंकि बुक कीपिंग का काम जर्नल में ही खत्म हो जाता है, जहां पे हम सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे रिकॉर्ड करके लिख लेते हैं। ठीक है, वो तो होता है जर्नल। बट जब हम उससे एक स्टेप आगे जाते हैं कि एसेट वाली चीज एसेट में डाल दी, एक्सपेंस वाली चीज एक्सपेंस में डाल दी, वो होता है लेजर में। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन एन ऑर्डरली मैनर। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन, कि हम जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर पाते हैं वो अकाउंटिंग का क्या है?
वो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है, एडवांटेज है, लिमिटेशन है या नीड है? ये बड़ा क्लियर कट पता होना चाहिए। एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, नीड में क्या फर्क होता है? लिमिटेशन तो मतलब जो बुराई है, नीड मतलब जरूरत है अकाउंटिंग की प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना, अकाउंटिंग का ये फायदा है या अकाउंटिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, जो हम ये प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं ना अपने ऑपरेशंस का, जिसको हम ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं, कि जिस चीज का मेरा बिजनेस है, वो हमारा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, एडवांटेज नहीं होता, फायदा नहीं है, मेन मुद्दा ही मेरा वो है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ही वही है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करते हैं हम बुक कीपिंग है? वो कहते हैं ऑल इवेंट्स जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, या ऑल बिजनेस ट्रांसेक्शंस, ओनली बिजनेस ट्रांसेक्शन जो हमने सिर्फ बाहर वालों के साथ ही करी है, अंदर वालों के साथ जो करी है वो नहीं रिकॉर्ड करते। ठीक है, या सिर्फ और सिर्फ इंटरनल अंदर वाली ही रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, वी रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांसेक्शंस इन बुक कीपिंग। ठीक है, सारी की सारी बिजनेस ट्रांसेक्शंस। नेक्स्ट है सेवेंथ, इनमें से कौन सी ट्रांसेक्शन आपकी बिजनेस ट्रांसेक्शन नहीं है, मतलब जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है? नंबर 1, आपने जो अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदे। नंबर 2, आपने जब वो सेल कर दिए। नंबर 3, जब आप सेल्स टैक्स पे कर रहे हो, सेल्स टैक्स होता है जो आप अपने कंपनी की इनकम पे करते हो। और फोर्थ है जब वो ओनर अपने घर का टैक्स पे कर रहा है, हाउस टैक्स पे कर रहा है। तो मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा बिजनेस ट्रांसेक्शन नहीं है? फोर्थ वाली, जो वो अपने घर का टैक्स पे कर रहा है, क्योंकि जो अपने घर का टैक्स वो पे कर रहा है वो क्या होगी? ड्रॉइंग। आपने पढ़ा था ना, कोई भी पर्सनल चीज जो करता है एक बिजनेस वाला, पर्सनल कैश जो निकाल रहा है वो अपने बिजनेस के पैसों से, या पर्सनल गुड्स निकाल रहा है, वो क्या होता है हमारा? ठीक है, वो बिजनेस ट्रांसेक्शन नहीं होती। ये हमारी बिजनेस ट्रांसेक्शंस है कि कंपनी का टैक्स पे करना, वो सेल्स टैक्स है, गुड्स सेल करने, परचेज करने। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, कि ये हमारी एक बिजनेस ट्रांसेक्शन नहीं है। एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग? तो ये हम कर ही चुके हैं कि पर्सनल जजमेंट जो इन्फ्लुएंस करता है वो हमारा एडवांटेज नहीं है। मैंने बस कुछ नहीं किया, बस ऑप्शंस को ऊपर नीचे करके लिख दिया, ताकि अगर मैंने कुछ थोड़ा सा भी घुमा के क्वेश्चन लिखा आप उसको कर पा रही हो कि नहीं। ये जो हम पर्सनली अपने तरीके से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं कभी भी, ये मेरी लिमिटेशन है। अब हम आते हैं लास्ट सेकेंड क्वेश्चन पे। गुड्स इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड स्टॉक। जो गुड्स आपके पास बच जाते हैं साल के एंड में, उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक। अब ये एक ऐसी चीज है जो हमने क्लास में आज की कवर भी नहीं करी, बट फिर भी एक नॉर्मल बंदे को पता होना चाहिए कि जो एक पर्सन किसी को सेलिंग प्राइस जितनी अमाउंट से वो कम करके बेचता है, जैसे 40,000 की चीज थी, मैंने 30,000 की बेच दी, ये जो प्राइस में रिडक्शन करी है मैंने, इसको मैं क्या बोलूंगी? सबको पता है, इसको मैं क्या बोलूंगी? डिस्काउंट। ठीक है, इसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। जो भी मैंने प्राइस रिड्यूस करी है अपने सेलिंग प्राइस पे, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। सो आज हमने ये 10 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए और हमने आज बेस भी कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग का आगे मूव ऑन करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।